आज हमने एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड को स्टडी किया। ओवरऑल ये एक अच्छी स्कीम है, अपने बेंचमार्क को एक अच्छे मार्जिन के साथ बीट भी कर रही है। आइए इसके पोर्टफोलियो को डिस्कस करते हैं। ये की परफॉर्मेंसेस देखते हैं। बेस्ट डे इन 8 years इज 7.43। 2021 के अंदर 66% का रिटर्न है और अभी 2022 में जनवरी के अंदर ये -10% रहा। क्या इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एनुअल रिटर्न्स के साथ साथ आप रोलिंग रिटर्न्स को भी स्टडी कीजिए। दिस इज द रोलिंग रिटर्न ग्राफ। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। 31 दिसंबर 2021 को इस फंड का एयूएम है 2307 करोड़ रुपए। इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE टेक। ये फंड एसबीआई ने 14 जुलाई 1999 को लॉन्च किया था और तब से लेके अब तक सिंस इंसेप्शन इसकी CAGR है 15.92%। ये एक इक्विटी फंड है और ये एक सेक्टोरियल फंड है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। इसका बेंचमार्क S&P BSE टेक है। इसका जो रिस्क को मीटर है वो वेरी हाई है। इस स्कीम में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का सेक्टर काफ़ी प्रोमिनेंट सेक्टर है और हर इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ऑटोमेशन का ज़माना है। पिछले एक साल में इस फंड ने 47.72% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 years में इस फंड ने 32.52% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 years में 28.29% का CAGR है। जब भी हम किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जरूर देखना चाहिए। इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? SBI Technology Opportunity Funds aims to provide investors with opportunity for long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity and equity-related securities in technology and technology-related companies। तो ये स्कीम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है। कम से कम 80% जो इन्वेस्टमेंट है वो टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर्स के अंदर रहेगी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर्स और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस, मीडिया, IT प्रोडक्ट्स। जब हम इसका स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये स्कीम कम से कम किसी भी टाइम पर 80% इन्वेस्टेड रहेगी और मैक्सिमम इक्विटी में ये 100% जा सकती है। 35% फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इट मीन्स कम से कम 65% जो इक्विटी की इन्वेस्टमेंट है वो डोमेस्टिक रहेगी, जिससे कि इसका टैक्सेशन इक्विटी का ही रहेगा। एंटी लोड नहीं है। अगर हम एग्जी लोड की बात करें तो 15 डेज का एग्जी लोड है, 15 दिन के बाद कोई भी एग्जी लोड नहीं है। अगर आप 15 दिन से पहले पैसे निकालते हैं तो 0.50% का एग्जी लोड लगेगा, 15 दिन के बाद कुछ भी नहीं लगेगा। आइए इसके पोर्टफोलियो को डिस्कस करते हैं। 70% पैसा एट प्रेजेंट 31 दिसंबर 2021 का ये फैक्ट शीट है। 70% पैसा डोमेस्टिक इक्विटी के अंदर लगा हुआ है, जिसमें से इन्फोसिस के अंदर 22.60%, एचसीएल टेक्नोलॉजी में 9.41%, टेक महिंद्रा 7%, TCS 5% है। फॉरेन इक्विटी में इसका एलोकेशन 23.29% है, जिसमें कि 9% अल्फाबेट गूगल के पास है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन 4.56%, कॉग्निजेंट 3.92%, नवीडिया 3.28% एंड नेटफ्लिक्स 2.43%। अगर हम सेक्टोरियल एलोकेशन की बात करें तो IT के अंदर 84% के आसपास है, बाकी रिमेनिंग जो है अदर टेलीकॉम, मीडिया, कंज्यूमर सर्विसेज, फाइनेंशियल में। ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एट प्रेजेंट 55% पैसा लार्ज कैप में है,
23.29% मिड कैप और 5% पैसा जो है वो स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है। आइए एक डीप डाइव लेते हैं, इसकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स को देखते हैं, इसके रिस्क को देखते हैं। मैंने 1 जनवरी 2014 से अब 31 जनवरी 2022 तक का डेटा लिया है। आइए की परफॉर्मेंसेस देखते हैं। 1 जनवरी 2014 से लेके 31 जनवरी 2022, अराउंड 8 years 1 month, इसका कॉम्युलेटिव रिटर्न 322.76% है। अगर किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो उसका आज 3,22,000 रुपये हो गया। इसका जो CAGR है दैट इज 19.52%, एनुअलाइज्ड, दैट इज फैबुलस। अगर हम मैक्स ड्रॉडाउन की बात करते हैं, अराउंड 30% के आसपास का इसका ड्रॉडाउन आया है, दैट इज वेरी लॉन्गेस्ट। इट टेक अराउंड 3 years टू कवर द ड्रॉडाउन, क्योंकि एक सेक्टोरियल फंड है, कभी कभी अंडर परफॉर्म भी करता है। अगर हम इसकी एनुअलाइज्ड रिटर्न्स को देखते हैं लास्ट 8 years की, तो 2014 अराउंड 30% के आसपास का रिटर्न है। 2015-16 में ज़्यादा रिटर्न, 2015 में रिटर्न ज़्यादा नहीं है, 2016 में नेगेटिव है, 2017 में रिटर्न बना, 2018-2019 बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं था। 2020 पेंडेमिक में टेक्नोलॉजी सेक्टर काफ़ी उभर के आया और इसमें अच्छा रिटर्न बना, मोर देन 40%। 2021 में देयर इज गुड रिटर्न। 2021 के अंदर 66% का रिटर्न है, 2020 में 47% का रिटर्न है। अभी 2022 में पिछले महीने में ये अराउंड 10% माइनस हो चुका है। अगर हम इसके टॉप वर्स्ट ड्रॉडाउन्स की बात करें पिछले 8 साल के अंदर, तो सबसे लंबा ड्रॉडाउन आया था, जो कि स्टार्ट हुआ, सबसे लंबा ड्रॉडाउन आया था 4 मार्च 2015 को, जो कि जाके रिकवर हुआ 10 जनवरी 2018 में, -18%। इसको रिकवर करने में अराउंड 3 साल लगे। नेक्स्ट हाईएस्ट ड्रॉडाउन 29.97% का था, 18 फरवरी 2020 को स्टार्ट हुआ और रिकवर हो गया 16/7/2020 को। इसमें 149 डेज में ये ड्रॉडाउन रिकवर हो गया। आप ये ड्रॉडाउन्स का एक चार्ट भी देख सकते हैं। देखिए 2015 से लेके 2018 का ये सबसे लॉन्गेस्ट ड्रॉडाउन रहा, 18% का। हाईएस्ट ड्रॉडाउन 29% का रहा, बट ये बहुत जल्दी रिकवर हो गया, सिर्फ 149 डेज में। दिस इज अंडर वाटर प्लॉट। आइए इसकी मंथली रिटर्न्स को देखते हैं। 2014 से लेकर 2022 की ये मंथली रिटर्न्स हैं। क्योंकि एक सेक्टोरियल फंड है तो इसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी रहता है, किसी किसी महीने में बहुत ज़्यादा माइनस है, जैसे हम देख रहे हैं 2014 में ये मार्च में -10% था, 2020 में -15% एक ही महीने में हो गया, और अभी 2022 में जनवरी के अंदर ये -10% रहा। बट ऐसा नहीं है, पॉजिटिव्स भी हैं और अच्छे पॉजिटिव्स हैं। 2014 में 11%, 14% 2020 में 1 मंथ में, इसी साल में ही 11% दिसंबर 2020। तो हम देखते हैं कि ग्रीन्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, तो मंथली रिटर्न्स पॉजिटिव्स काफ़ी हैं। अगर हम मंथली रिटर्न्स को एवरेज आउट करते हैं तो एवरेज अप मंथ रहा इसका 4.42% और एवरेज डाउन मंथ रहा 3.33%। विन परसेंटेज ऑफ मंथ की बात करें तो
ऑफ द टाइम्स जो है विनिंग रहा। बेस्ट डे इन 8 years इज 7.43 एंड वर्स्ट डे, एक ही दिन में ये स्कीम जो है -8.4% भी रही। अगर बेस्ट मंथ की बात करें तो 14.75%, अगर वर्स्ट मंथ की बात करें तो 14.91%, अगर बेस्ट ईयर की बात करें तो 66% एक ही साल में, एक ही कैलेंडर ईयर में इस स्कीम ने रिटर्न दिया है। अगर हम वर्स्ट ईयर की बात करें, वर्स्ट कैलेंडर ईयर की बात करें तो दैट इज ओनली 9.64%। आइए मंथली रिटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं। पॉजिटिव बार्स ज़्यादा हैं, और जब भी आप किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पॉजिटिव साइड की बार्स ज़्यादा होनी चाहिए, नेगेटिव की कम होनी चाहिए। थोड़ा सा वोलेटाइल है अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं। आइए हम अब इसकी रोलिंग रिटर्न्स को स्टडी करते हैं। अगर किसी भी इन्वेस्टर ने 5 साल के व्यू से अगर इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हो तो ये फंड नेगेटिव नहीं गया। लेस देन जीरो में जीरो है, लेस देन जीरो में 0% की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम ये मान के चलें कि what is the probability of 8% return if I invest for the 5 years, तो that is around 81%। 81% of the time 8% से ऊपर का रिटर्न आया, एनुअलाइज्ड कंपाउंडिंग। पर 6, जैसे कि हम एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5-6% का रिटर्न है। तो अगर मान लो कि आपका एफडी, आप एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपको 5% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5% से ज़्यादा का रिटर्न 97% ऑफ द टाइम रहा। तो हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पे ये भी प्रोबेबिलिटी है कि हमें अगले 5 साल में 15% का रिटर्न भी मिल सकता है, 12% का रिटर्न भी मिल सकता है। अगर हम देखते हैं 8% से ऊपर का रिटर्न कितना रहा, 81% ऑफ द टाइम। आप ये ग्राफ देख सकते हैं, दिस इज द रोलिंग रिटर्न ग्राफ। जिस भी इन्वेस्टर ने आज से 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला, दैट इज अराउंड 29%। 25 से लेकर 30% के बीच में उसको रिटर्न मिला। हाँ देखो, शुरू का जो पीरियड है 2012-13 वाला, जब किसी ने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पर 2013-2014 में, तो वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। बट पिछले 5-7 साल में इस फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। आइए हम देखें कि 3 साल की, अगर मैं 3 साल का व्यू लेके इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो व्हाट आर माय प्रोबेबिलिटीज। 25% से ज्यादा रिटर्न 13% ऑफ द टाइम मिली। पिछले 8 साल में अगर किसी ने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो रोलिंग रिटर्न्स हमें क्या बताती है कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अगले 3 साल में उसको क्या रिटर्न मिला इन्वेस्टर को। तो 13% ऑफ द टाइम 25% से ज़्यादा का रिटर्न मिला। अगर मैं ये कंपेयर करना चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि 10% से ज़्यादा की मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यू कैन सी दैट कि अगर मैं 3 साल के व्यू से इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 10% से ज़्यादा रिटर्न कमाने की मेरी प्रोबेबिलिटी है 67%। और अगर 7% से ज़्यादा की रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% है। 3 साल में इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। आइए ये देखते हैं कि अगर कोई पर्सन, कोई भी इन्वेस्टर एक 12 महीने के व्यू से अगर इन्वेस्टमेंट करता है, 12 महीने के व्यू से अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी। अगर आप 12 महीने के व्यू से इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ पिछली रिटर्न्स को देख के, जैसे कि हमने देखा था कि इसकी 1 साल की जो रिटर्न है, लास्ट 1 ईयर की जो रिटर्न, पिछले साल की जो रिटर्न है, दैट इज फैबुलस, दैट इज 66%।
उससे पिछले साल की रिटर्न 47% कैलेंडर ईयर की। अगर मान लो कि कोई भी इन्वेस्टर इन रिटर्न्स को देख के अट्रैक्ट होकर इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, वो सोचता है कि नेक्स्ट कि 66% का रिटर्न दिया है यार, 30 40 50% तो दे ही देगा ना नेक्स्ट ईयर में। तो अब देखते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेरे को 25% से ऊपर का रिटर्न मिल जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। पिछले 8 ईयर के अगर डेटा को हम बैक टेस्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगर 25% से ऊपर का रिटर्न मेरे को चाहिए तो उसका प्रोबेबिलिटी है 35%। क्या है? 35%। और अगर मैं 20% से ऊपर की रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो उसका प्रोबेबिलिटी है 38.82%। 15% से ऊपर की रिटर्न का प्रोबेबिलिटी है 43%। कि मैं 12 महीने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया और मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है 15% से ऊपर रिटर्न कमाने की 43%। 12% से ऊपर रिटर्न कमा 10% से ऊपर रिटर्न कमाने की प्रोबेबिलिटी है मेरी 55%। बट क्या नेगेटिव भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेस देन जीरो कि आप एक साल में कुछ भी ना कमाएं, माइनस भी जा सकते हैं, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? जीरो से नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है 23.53%, -2%, -1%। आइए देखें कि 5% से ज्यादा की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये फंड जो है 5% से ज्यादा माइनस दे दे। 8% of the time this fund has given -5% return. What I suggest, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप रोलिंग रिटर्न्स को स्टडी कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीरियड को बढ़ाइए। तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि इस फंड में जो बेस्ट होल्डिंग पीरियड है दैट इज अराउंड 5 years। कम से कम आपका जो व्यू है वो 3 से 5 साल का होना ही चाहिए। 5 years प्लस का हो तो दैट इज फेबुलस। तो 5 साल की होल्डिंग पीरियड को व्यू में रख के आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, आज हमने एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड को स्टडी किया, उसको हमने रिव्यू किया। तो हमने कुछ की फैक्ट्स को मैं एक बारी रिवाइज करना चाहता हूं। सबसे पहली जो रिकमेंडेशन है, जब भी आप किसी सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल 2 साल की परफॉर्मेंस पे मत जाइए। कभी कभी कोई सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है और एक ही साल में 50% 100% की भी रिटर्न आ जाती है। क्या आपके पैसे एक ही साल में डबल हो गए? हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले एनुअल रिटर्न्स को के साथ साथ आप रोलिंग रिटर्न्स को भी स्टडी कीजिए। जैसे कि हमने देखा एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड में कि एक साल की रोलिंग रिटर्न्स में जब हम जा रहे हैं तो वी कैन माइनस आल्सो कि मैंने पिछले रिटर्न को देखा यार 60% का रिटर्न है, चलो इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट हमने ये भी देखा कि एक साल में 20% 30% माइनस भी हो सकता है। बट जब हमने ये देखा कि 3 साल में माइनस की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो माइनस नहीं है। तो इसलिए आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। ओवरऑल ये एक अच्छी स्कीम है जो कि 65% पैसा डोमेस्टिक इक्विटी में लगा रही है, 35% पैसा फॉरेन इक्विटी में लगा रही है। एट प्रेजेंट 70% पैसा डोमेस्टिक इक्विटी में लगा हुआ है, 23% पैसा जो है फॉरेन इक्विटी में लगा हुआ है। जो पैसा फॉरेन इक्विटी में लगा हुआ है उससे हमारा जो दोनों डोमेस्टिक और फॉरेन इक्विटी का जो कोरिलेशन है वो निगेटिव है, तो उसका डाइवर्सिफिकेशन का भी हमें फायदा मिलेगा। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि क्या इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इस स्कीम में
इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये एक अच्छी स्कीम है जो कि आईटी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है। 65% पैसा डोमेस्टिक इक्विटी में लगा रही है, 35% तक ये फॉरेन इक्विटी में भी जा सकता है। ओवरऑल इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है और ये अपने बेंचमार्क को एक अच्छे मार्जिन के साथ बीट भी कर रही है। तो आप 5 साल के व्यू के साथ इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों? जैसे कि हमें पता है कि जितना भी हमारी जो आईटी कंपनीज हैं वो सारी की सारी सर्विसेज जो है एक्सपोर्ट करती हैं। मतलब ज़्यादातर जो इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब के जो क्लाइंट्स हैं वो सब फॉरेन कंपनीज हैं। तो आप यहाँ पर करेंसी को भी हेज कर रहे हैं, ठीक है ना? तो यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ करेंसी हेजिंग आल्सो। थैंक्स।